पेटल फॉल पे आप लोगों को क्या चीज़ें डालनी चाहिए, क्या काम करते हैं, कौन से डिजीज़ अभी आते हैं, तो इन सभी चीज़ों पर सिलसिलेवार तरीके से बात करना चाह रहा था मैं आपसे। जेन्युइन पीजीआर है तो वो अपना असर कहीं ना कहीं ज़रूर दिखाएगा। आप देखेंगे पीजीआर ने पेखम पियर को समेत फूल के ही कितना लोंगेटेड कर दिया है। ये देखिए, ये देखिए। तो नमस्कार बागवान साथियों। हमारे चैनल बागवानी की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम कुछ एक महत्वपूर्ण पहलुओं पर आप सभी का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। बात करेंगे अब आगे होने वाली पेटल फॉल स्प्रे की, साथ ही बात होगी पीजीआर रिजल्ट्स की, बात होगी माइट की स्केल की, अन्य इंसेक्ट्स की और फंगस की। तो आज के वीडियो में हमें काफ़ी कुछ जानकारी मिलने वाली है जो दे रहे हैं हमारे युवाओं के चहीते प्रगतिशील बागवान श्रीमान डिम्पल पांचटा जी। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें। पेटल फॉल पे आप लोगों को क्या चीज़ें डालनी चाहिए, क्या काम करते हैं, कौन से डिजीज़ अभी आते हैं, तो इन सभी चीज़ों पर सिलसिलेवार तरीके से बात करना चाह रहा था मैं आपसे। तो बागवान साथियों, जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ फ्रूट्स दिखाए, तो इस साल क्रॉप बहुत अच्छी है, लो हाइट्स में ऑलमोस्ट सभी लोगों के। आज मैं आपको जो दिखाना चाह रहा था, पीजीआर इफेक्ट भी दिखाना चाह रहा था। तो अगर आप इस फ्रूट को देखेंगे, एक्चुअल में पीजीआर का इफेक्ट क्या होता है कि जो आपका फ्रूट है, नीचे वाला दाना वाला पोर्शन, वो छोटा, और जो ऊपर आपके, जिसको आप 5 लोब्स बोलते हैं या जो पंचमुखी सेब बनाते हैं, सेब का नीचे वाला भाग आप देखेंगे ये काफी ज्यादा मोटा हो चुका है। बहुत ही बम्पर क्रॉप है, जबरदस्त। बात आ रही है अब दूसरा एक फ्रूट, आप ये देखिए। अगर आप नॉर्मल विदाउट पीजीआर सेब की सेटिंग होती है आपकी, वो लगभग लाइक मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ऐसे होती है। आप देखिए इसमें आपका फ्रूट बिल्कुल छोटा रह जाता है और लोंगेटेड नहीं होता है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो लगभग ये जो छोटी मूंगफली है कुछ उस शेप में बन गई है। अगले हफ्ते और 10 दिन में ये मूंगफली के साइज का बन जाएगा फ्रूट। तो जो आप पीजीआर डालते हैं, और ये इफेक्ट इसलिए भी आता है क्योंकि जब आपके पास जेन्युइन पीजीआर है तो वो अपना असर कहीं ना कहीं जरूर दिखाएगा। आप देखेंगे तो फ्रूट लॉन्गेशन देखिए आप। अगर ये देखिए किसी भी फ्रूट में, अगर सेकंड प्लांट पे जाएंगे, ये थोड़े लेट फ्लावर आए हैं इस प्लांट में, तो यहाँ पर थोड़ा सा फ्रूट साइज भी छोटा होगा, मगर अब ये डेवलप हो रहा है क्योंकि कुछ प्लांट्स में इस साल अनइवन था, तो बहुत ज़्यादा फर्क है। ये देखिए आप, जो पहले के फ्रूट है कितने लोंगेटेड हो चुके हैं। और अगर आप लीफ देखेंगे क्लोरोफिल से भरी हुई, जो हमने स्प्रे करी थी, उसका नतीजा। इस साल इतना अनइवन है कि आप देखेंगे अभी भी फ्लावर है टिल ऊपर तक, फ्रूट सेटिंग टॉप तक हो चुकी है, मगर पंखुड़ियां नहीं झड़ रही है। अगर आपका लेट पंखुड़ी पात होता तो इसका मतलब ये भी होता कि जो एनर्जी लेवल है आपके प्लांट का, हेल्थ है, वो काफी ज्यादा स्ट्रोंग है। और जितनी लेट फ्लावर थे वो लगभग सारे ही सेट हो रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको पियर में भी दिखाना चाहूंगा। आज
हम सबसे पहले पियर की बात करते हैं। बागवान साथियों, अगर आपके पियर अभी से आपको फ्रूट तिरछा दिख रहा है या डंडी का साइज छोटा दिख रहा है, तो डेफिनेटली उसमें रस्टिंग आ चुकी है और वो रस्टिंग से खराब हो चुका है। अब आपका फ्रूट मतलब बी ग्रेड बन चुका है, अब आप इसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे ज़्यादा। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है पियर में कि जो आपका डंडी है, डंडी का साइज लंबा हो और फ्रूट तिरछा ना हो, टेढ़ा मेढ़ा ना हो। अगर टेढ़ा मेढ़ा हो गया है तो मतलब आप पहली स्प्रे करने में कहीं ना कहीं चूक चुके हैं। आपको अभी क्लियर हो जाएगा कि आपके रस्टिंग आएगी नाशपाती में कि नहीं आएगी। अगर आप देखेंगे तो मेरे फ्रूट बिल्कुल फ्रेश है। और दूसरा, इसमें पीजीआर का इफेक्ट आप देखेंगे, जो ऊपर वाला ये पोर्शन देखेंगे आप, बिल्कुल खड़ा हो रहा है। जो ये बर्गामट पियर है जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ, ग्रीन बार्डलेट भी बोलते हैं इसको कुछ जगह पे, तो आप देखेंगे इसको ये कितनी लॉन्गेटेड हो चुकी है। तो ये पीजीआर का इफेक्ट है जो कि इसकी क्वालिटी को इंक्रीज करता है। अब बागवान साथियों, एक चीज का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले पेटल फॉल पियर में आप देखेंगे कि तो कहीं ना कहीं बीच में ऊपर अभी फ्लावर है, और ये बिल्कुल उपयुक्त समय है इंसेक्टिसाइड डालने का नाशपाती के अंदर। आप लोग बिल्कुल भी लेट ना करें। अगर फूल आपको दिख भी रहे हैं नाशपाती में, तो ऊपर चोटियों में, तो इसका मतलब आपकी स्प्रे आ चुकी है। अब पियर सेला अटैक करेगा और दूसरे सकिंग पेस्ट इसको बी ग्रेड बनाएंगे। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप इसकी स्प्रे टाइम से करें। अगर आप लेट करेंगे तो तब तक ये डैमेज कर चुका होगा दोबारा से सेकंड टाइम। पियर में सबसे ज्यादा रस्टिंग इंसेक्ट की वजह से आती है, कीड़ों की वजह से आती है। इसीलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा इन चीजों का। तो यहां पर आप रोगर जो इंसेक्टिसाइड आता है उसकी स्प्रे कर सकते हैं। बायर कंपनी का आपने फेम सुना होगा, वो आप स्प्रे कर सकते हैं। कुछ लोग टाटा कंपनी का टकुमी भी डालते हैं। तो बेसिकली जो हमें अभी डालना है वो सकिंग पेस्ट को मारने के लिए डालना। आपके पास कोई भी इंसेक्टिसाइड अवेलेबल है जो सकिंग पेस्ट को मारता है, तो वो कारगर रहेगा। जो मैं अप्लाई करूंगा इसमें, मैं रोगर की स्प्रे करूंगा इसमें। आपका फेम है तो आप उसको भी डाल सकते हैं। इसको मैं आने वाले 1-2 दिन में, हो सके तो मैं कल ही इसकी स्प्रे करवा दूंगा, क्योंकि अगर आप लेट हो गए तो उसके बाद फिर पछताने से आपको कोई भी फायदा नहीं होगा फिर। दूसरा, आप देखेंगे पीजीआर ने पेखम पियर को समेत फूल के ही कितना लॉन्गेटेड कर दिया है। ये देखिए, ये देखिए, फ्लावर से ही, ये देखिए पूरा क्लस्टर ही लॉन्गेटेड, फ्लावर झड़ ही नहीं रहे। और डंडी का साइज आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि कई तो 1.5 और 2 इंच तक भी हो गए पेखम के अंदर। तो जो आपको नाशपाती में ध्यान रखना है वो आपको रखना है इंसेक्ट का। और आप बिल्कुल भी विलंब ना करें, लेट ना करें, देरी ना करें, बिल्कुल भी नहीं, अदरवाइज बहुत लेट हो जाएगी। तो नाशपाती में सबसे जरूरी अभी इंसेक्टिसाइड की एप्लीकेशन होती है, जो सकिंग पेस्ट। बहुत सारे लोग इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल नहीं करते हैं, मैं खुद भी नहीं करता हूं, बहुत ही रेयर। तो मगर नाशपाती इतनी सेंसिटिव होती है हमारी कि इसमें आपको करना ही पड़ता है, अदरवाइज सारी बी ग्रेड हो जाएगी। तो सेब में हम अवॉइड करते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो मैं आपसे साझा करना चाहता था, वो थी, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि भाई आप जो पियर में न्यूट्रिशन क्या डालेंगे। तो जो इसके बाद हम एप्पल में न्यूट्रिशन डालेंगे वो सेम हम पियर में भी रिपीट करते रहेंगे। अभी सबसे ज्यादा जरूरत है हमें सकिंग पेस्ट की,
उससे हम पियर को कैसे बचाएं। तो इसीलिए आप नाशपाती अगर बढ़िया चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल करें। इसके बाद आपको कैल्शियम पर बहुत फोकस करना पड़ेगा पियर में। अगर आपने फ्रूट की शाइन लेनी है तो कैल्शियम का ध्यान सबसे ज्यादा रखना है। स्पेशली पियर में अगर अलग से आप कर सकते हैं तो पियर में अगर आप करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अब इसके साथ साथ हम अगर पेटल फॉल की बात करें तो उसमें हम बात करेंगे अब एप्पल की। अगर आप रॉयल देखेंगे थोड़ा लेट फ्लावर है रॉयल में, अभी दाना कुछ जगह तो बहुत बड़ा बन चुका है मगर कुछ जगह अभी छोटा है। अभी फ्लावर ही बड़े भारी है एप्पल में रहे हुए, रॉयल में स्पेशली। ग्रैनी स्मिथ में भी आप इफेक्ट देखेंगे। ग्रैनी स्मिथ की क्रॉप भी बहुत ज्यादा लगी है क्योंकि सेल्फ पॉलिनेटेड वैरायटी है ग्रैनी स्मिथ, और ग्रैनी स्मिथ का फ्रूट भी काफी बड़ा हो चुका है। ये देखिए लॉन्गेशन आपको अभी दिखेगी ग्रैनी स्मिथ में भी, अभी फ्लावर ही बहुत ज्यादा है। और एप्पल में अगर पेटल फॉल की हम बात करें, अभी थोड़ा समय है पेटल फॉल की स्प्रे के लिए। सेब में तो सेब में जो पेटल फॉल पे सबसे पहली बीमारी आती है अभी, वो आती है आपके पाउडरी मिल्ड्यू की। तो पाउडरी मिल्ड्यू के लिए आप जो भी आपके फंगिसाइड है, चाहे आपके माइक्लोबुटालिन है, आपका रोको है, कॉन्टाफ है, स्कोर है, बहुत सारे लोग लूना को अप्लाई करते हैं स्टेज पे। मेजॉरिटी में आप लोग सिस्टेमिक जो फंगिसाइड्स होती है उसको आप करें। कॉन्टैक्ट की अभी ज्यादा जरूरत नहीं होती है क्योंकि ऐसी कोई भी बीमारी अभी बगीचों में नहीं आती है। मैंने आपको बहुत सालों से एक चीज समझा रहा हूं कि जब आपके पत्तियां आनी शुरू होती है वहां से आप अपने बगीचे में 60 से 65 दिन के आसपास का चार्ट ध्यान में रखें। तो जब आपके 60-65 दिन हो जाएंगे, वहां पर आपको सबसे पहले अच्छी फंगिसाइड जैसे आपके इंडोफिल प्लस बेबिसिड सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट जिसको आप मिक्स करके करते हैं, उसकी एप्लीकेशन जरूर करनी है क्योंकि बीमारियां वहां आनी शुरू हो गई। अभी सिर्फ पाउडरी मिल्ड्यू के लिए हम काम करते हैं, तो पाउडरी मिल्ड्यू के लिए मैंने आपको बताया कि आपको सिस्टेमिक फंगिसाइड जो भी अवेलेबल है आपके पास उसको आप स्प्रे करेंगे। दूसरा, इस साल एक बड़ी अच्छी बात मुझे नजर आई, वैसे चिंता का विषय भी है। आपने देखा होगा बगीचों में तितलियां नहीं है, ठीक है। ये एक रिसर्च का विषय हो सकता है या साइंस का विषय हो सकता है। जो डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर के डॉक्टर है, नॉन यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट है, वो इस पे सर्च करें कि तितलियां क्यों नहीं है इस साल। अगर है तो उसकी तादाद बहुत कम क्यों है। क्या वो हैच नहीं हो पाए? कहीं ऐसा तो नहीं हमने इंसेक्टिसाइड इतना अप्लाई कर दिया है अपने वातावरण में कि जिससे वो भी खत्म हो चुकी है, उसके कहीं ना कहीं अंडे ही खत्म कर दिए हमने। अब ये भी एक चिंता का विषय हो सकता है हम सब के लिए। दूसरी बात है, जो अच्छी बात है तितलियां ना होने से, वो होती है कि भाई तितलियां कम होगी तो जो आपके फ्रूट बोरर है, जिसको आप जो फ्रूट को खाती है कीड़ा, वो पैदा नहीं होगा। तो हमें एक तो बेनिफिट ये मिलेगा। और जो हेलिकॉल्म अल्मजीरा जो तितली है, आप संध्या के टाइम में बगीचों में जाइए और एक छोटी सी तितली उड़ते उड़ते यहाँ पे बैठेगी, वो यहाँ पर एग लेइंग करेगी। अगर आपको लगता है कि वो तितलियों की तादाद बहुत ज्यादा है और वो एग लेइंग कर सकती है, तो उसके लिए आपको अगर बायो कंट्रोल में जाएंगे तो आपको नीम ऑयल वगैरह की स्प्रे करनी पड़ेगी पेटल फॉल पे। और अगर कोई केमिकल में जाना चाहता है तो बेस्ट आपके पास रोगर है जो एप्पल सेला को भी मारेगा,
हर तरह के लगभग जितने भी सकिंग पेस्ट है, आप ग्रीन एफिड, ब्लैक एफिड, जो भी आपका लगता है उसको भी किल करेगा। तो रोगर भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, और उससे आपकी माइट भी कंट्रोल रहती है। वो प्रीडिटर को भी ज्यादा डैमेज नहीं करता है रोगर, क्योंकि नॉनी यूनिवर्सिटी की जो रिकमेंडेशन आती है उसमें भी उसको प्रमुखता से रखा जाता है इंसेक्टिसाइड को। तो जो बायो कंट्रोल की ओर जाना चाहते हैं वो नीम ऑयल या कोई बायो जो दूसरे इंसेक्टिसाइड होते हैं उसको भी आप स्प्रे कर सकते हैं पेटल फॉल पे। मेरा ये मानना है कि भी अगर जरूरत हो आपको तभी आप इंसेक्टिसाइड पे जाए, अदरवाइज आपको इंसेक्टिसाइड करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और अगर आप मेरी बात मानेंगे तो मैं तो नहीं करूंगा। हाँ, अगर मुझे एप्पल सेला, जिसमें आपने देखा होगा डिम्पलिंग एप्पल जिसको बोलते हैं, डिम्पल से पड़ते हैं फ्रूट के अंदर गहरे गहरे से, अगर आप आजकल देखेंगे तो मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा थोड़ा प्लम को लेके भी, कि जो प्लम्स हो गए, प्लम में भी इस फ्रूट में तो नहीं है, कहीं कहीं मैंने देखा कि उसमें भी डैमेज किया हुआ इंसेक्ट ने, अंदर को एक पतला सा छेद सा आपको दिखेगा। तो जो वो मैं आपको दिखाई लेता हूं, इस तरीके का आप देखिए ये डैमेज कर चुका है इंसेक्ट, और हमने टाइम से स्प्रे कर दी थी, इसका मतलब ये उससे भी पहले आ चुका था। तो ये एक तरह से इसको डैमेज कर देता है और बी ग्रेड की तरह बना देता है, पतले पतले से छेद बन जाते हैं इसके अंदर। तो आपको ऐसे जो डिम्पल्ड एप्पल है वो सेला की वजह से भी ज्यादा आते हैं। तो जो एप्पल सेला है उसका, और वो फ्रूट को टेढ़ा मेढ़ा कर देता है एप्पल सेला। तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर वो होगा उसको आप चेक कर सकते हैं लेंस से। अगर आपकी वो पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो आप उसकी एप्लीकेशन करें इंसेक्टिसाइड की। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात आती है कि जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हमारा पेटल फॉल हो जाता है, पंखुड़ी पात हो जाता है, उसके बाद से लेकर जब तक फ्रूट का साइज वॉलनट तक नहीं पहुंचता, तब तक सेल्स का डिवीजन होता है। मतलब जो इस फ्रूट के अंदर सेल्स बने होंगे हमारे, उसका डिवीजन होगा। तो अखरोट के साइज के बाद से लेकर सेब तोड़ने तक उन सेल्स की डेवलपमेंट होगी। तो जो सेल्स डिवीजन और सेल डेवलपमेंट है उसमें आपको समझना पड़ेगा कि जो आप न्यूट्रिशन डालते हैं वो किस पर्पज से डालते हैं। जैसे आप एनपीके डालते हैं बहुत सारे लोग, या 6BA जो पीजीआर में भी अवेलेबल होता है, या एक अलग से मैक्सेल नाम से आता है, उसको क्यों डालते हैं, और कैल्शियम क्या करता है, बोरॉन क्या, ये जो सारे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो आपके सेल्स का डिवीजन करेंगे। और जो कैल्शियम है वो सेल्स को बॉन्ड करके रखेगा, जोड़ के रखेगा। तो सेल डिवीजन, सेल बॉन्डिंग और सेल डेवलपमेंट, इसको आपको समझना पड़ेगा फ्रूट के अंदर। सेल डिवीजन जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आपका फ्रूट का साइज होगा, आने वाले समय में फ्रूट क्वालिटी निर्धारित करेगा। तो इसीलिए जो भी आप न्यूट्रिशन डालते हैं वो सेल डिवीजन के लिए ज्यादा फोकस करके डालते हैं। उसके साथ साथ जैसे आप मैग्नीशियम ऐड करते हैं, जिंक ऐड करते हैं, या HMO की आप इसके बाद भी एक स्प्रे करेंगे पीनट पे, तो उस पे हमारे को ज्यादा फोकस रहता है क्लोरोफिल, क्योंकि सबसे ज्यादा क्लोरोफिल मैग्नीशियम, जिंक वगैरह बनाता है। तो जितना अच्छा क्लोरोफिल होगा पत्तों के ऊपर, क्लोरोफिल का मतलब है पत्तों के ऊपर की जो ग्रीनरी है, हरियाली है, जितना हरा और बड़ा पत्ता होगा उतना ज्यादा क्लोरोफिल बनेगा। और दूसरी चीज, अगर आपके कभी ऐसे पत्ते बने बाद में कुछ दिनों के बाद, तो इसका मतलब पाउडरी मिल्ड्यू का अटैक है। नालू की तरह अगर पत्ता बनेगा तो पाउडरी मिल्ड्यू, उसका नुकसान क्या होता है, जब पत्ता ऐसा रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा, सूरज की किरणें पत्तों के ऊपर नहीं पड़ेगी। जितना अच्छा पत्ता खुला रहेगा उसके ऊपर सूरज की किरण पड़ेगी, उतना अच्छा क्लोरोफिल बनेगा, उतना अच्छा कार्बोहाइड्रेट्स बनेगा।
तो हर चीज का लिंक है। फिर प्रोटीन बढ़ेगा प्लांट के अंदर, तो जो हेल्थ है वो सारी लीव्स पे है। तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आप अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, ज्यादा केमिकल मिक्सिंग की ओर ना जाए। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि हमारी रस्टिंग आती है। देखिए, रस्टिंग को रोकने का सबसे अच्छा तरीका तो है हमारे पास पीजीआर, क्योंकि वर्ल्ड वाइड यूज होता है। दूसरा, गिल्ले पत्तों में आप कभी भी स्प्रे ना करें। तीसरा, कंपेटिबिलिटी जिस केमिकल की नहीं होगी उसको आप मिक्स ना करें। कंपेटिबिलिटी चार्ट अवेलेबल होता है, आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको लगेगा कि कंपेटिबिलिटी नहीं है किसी केमिकल की, तो आप अवॉइड करें एक्स्ट्रा मिक्सचर। और दूसरा, ओवरडोजिंग। जो आप दवाइयां डालते हैं, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपके ड्रम में 200 लीटर पानी कहां पे आता है। क्योंकि जो रिकमेंडेड डोज होती है वाईएस परमार यूनिवर्सिटी नोनी के द्वारा या साइंटिस्टों के द्वारा, वो 200 लीटर के लिए होती है। जैसे हम स्कोर डालते हैं, तो जो स्कोर की डोज होती है वो 30 ml पर 200 लीटर वाटर होती है। हम उसको कहीं ना कहीं 50 ml तक डालते हैं। उससे क्या होता है, आपकी ओवरडोजिंग हो जाती है, उससे आपके फ्रूट पे रस्टिंग आ जाती है। दूसरा, क्लाइमेट फ्लक्चुएशन से भी रस्टिंग आती है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आप बोरॉन डालते हैं वो क्या करता है, या बोरिक एसिड की अप्लाई करते हैं, वो क्लाइमेट फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करता है, कहीं ना कहीं इतना डैमेज नहीं होने देता है। दूसरा, बहुत सारे लोग बोरॉन को भी इतनी ज्यादा मात्रा में डालते हैं जिससे फ्रूट में रस्टिंग आ जाती है। और और एक महत्वपूर्ण बात, रस्टिंग का मतलब हुआ कि उस फंगस ने अटैक करा आपके फ्रूट की स्किन पे। तो जो फ्रूट की स्किन है, अगर वो सेंसिटिव होगी, फ्रूट की स्किन अगर सेंसिटिव होगी, तो डेफिनेटली आपके रस्टिंग आएगी, यहां पे पीछे आपकी रस्टिंग आएगी। तो जो कैल्शियम हम डालते हैं, कैल्शियम क्या करता है, स्किन को मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, ताकतवर बनाता है। तो जो रस्टिंग अगर आपको रोकनी है, तो उसके लिए आपको कैल्शियम भी पूरी मात्रा में देना पड़ेगा। तो कैल्शियम के लिए मैं क्लोराइड फॉर्म की रिकमेंडेशन तो नहीं दूंगा, मगर आप चेलेटेड फॉर्म में और ऑक्साइड फॉर्म में कैल्शियम को स्प्लिट डोजेज में डालते रहे। मेरा जो पेटल फॉल हो जाएगा, उसके बाद हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में, आप 30 ग्राम से 30 ml से 40 ml से 50 ml से स्प्लिट डोजेज में शुरू करेंगे डालना कैल्शियम को। और ध्यान रखें, जब आप कैल्शियम डालते हैं तो उसमें हल्का सा बोरॉन, बहुत कम मात्रा में। कोशिश आप ये करें जो खुद आप बनाते हैं उसको अवॉइड करके जो मार्केट में अवेलेबल होता है, मतलब जैसे कैब मैग, कैलबान, कुछ ऐसे आती है जो कंपनीज इंट्रोड्यूस कराती है, तो उसको आप डाल सकते हैं। उससे आपकी रस्टिंग में भी कमी आएगी। साइज फ्रूट का बहुत अच्छा। एक और मिथ्या फैलाई जाती है कि कैल्शियम साइज रोकता है। कैल्शियम साइज नहीं रोकता है, कैल्शियम साइज को बढ़ाता है, फ्रूट फिनिशिंग लाता है। जो शाइन आपने देखी होगी बहुत सारे बागवानों के फ्रूट्स में, जब आप सेब प्लक करते हैं, तो उसका बड़ा रीजन होता है कि उन्होंने कैल्शियम भरपूर मात्रा में दिया होता है। और लगभग आपको 5-6 स्प्रे तो कम से कम अपने ऑर्चर्ड में कैल्शियम की करनी ही है। उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके बाद आपके लीफ में कोई बीमारी ना आए। तो इसके लिए बड़ा जरूरी होता है कि आप स्प्रेडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और दूसरी एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा, जब भी आप केमिकल फर्टिलाइजर जैसे 19-19-19, 20-20-20, 24-24, कुछ भी ऐसा इसके बाद फ्रूट के ऊपर डालते हैं, तो कहीं ना कहीं प्लांट थोड़ा स्ट्रेस में जाता है, क्योंकि आप फर्टिलाइजर को ऊपर के माध्यम से दे रहे। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखें, या तो आप ह्यूमिक एसिड टाइप या सीवीड टाइप, जैसे अमेज एक्सेल हो गया आपका, टाटा कंपनी का भी टाटा बहार आता है, एक आपका सजेंटा का ईसा बियोन आता है,
नैनोजाइम आता है आपके पास, उसमें भी एस्कोफाइलम नोडोसम है। तो जो ऐसे सीवीड है या ऐसे ह्यूमिक एसिड टाइप में, उसको आप, ठीक है अगर आपकी डोज ज्यादा है, मतलब 300-400 ml रिकमेंड करती है कंपनी, भले ही आप उसको 150-200 ml डालें। जब भी आप केमिकल फर्टिलाइजर डालें उसमें आप थोड़ा सा सीवीड या आपका ह्यूमिक एसिड टाइप उसको जरूर डालें। उससे क्या होगा कि जो अगर कोई टॉक्सिसिटी, फाइटोटॉक्सिसिटी टाइप में कुछ भी रिएक्शन होगा, चाहे फ्रूट पे चाहे लीव्स पे, किसी भी फर्टिलाइजर का या दवाई का, तो उसको कहीं ना कहीं वो न्यूट्रल कर देगा। तो ये एक नई चीज मैं आपको सामने रख रहा हूं कि जो ये सीवीड या दूसरे टाइप में किसी भी कंपनी का आप यूज करें, उससे मुझे कोई ज्यादा वो नहीं है। हाँ, मेरी अपनी चॉइस हो सकती है। जैसे आप अमूमन देखते होगे, मैं आपका कई बार मैं टाटा बाहर भी डालता हूं, ऐसा नहीं मैं हर बार अमेज एक्सेल ही डालता हूं। अमेज एक्सेल के रिगार्डिंग भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं बीच में। तो जो आपका पीनट साइज के आसपास का होगा, उस वक्त आप सीवी टाइप में डाल सकते हैं, जैसे अमेज एक्सेल या टाटा बहार। कई लोग ईसा बियॉन्ड डालते हैं। बहुत सारी चीजें होती है, कई बार मिल नहीं पाती है पर्टिकुलर चीज शॉप्स में, खास तौर पर हमारे दूर दराज के क्षेत्र जैसे हमारा करसोग है, मंडी है, किन्नौर है, ऐसी जगह पे मिलती नहीं है पर्टिकुलर कंपनी की कोई दवाइयाँ। तो जो आपको मिलेगी तो उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। वो किसी भी तरह की अगर स्ट्रेस और टॉक्सिसिटी होगी आपके प्लांट में, उसको कहीं ना कहीं बाहर करेगा और आपके रस्टिंग की समस्या काफी हद तक कंट्रोल में रहेगी या बहुत ही कम आएगी। हमारे अब होती नहीं है। सिर्फ 1 साल पहले जब बहुत रेनी सीजन था, बहुत हार्श केमिकल हमें अप्लाई करने पड़े लीव्स को बचाने के लिए, उस वक्त रस्टिंग थी। मगर लास्ट ईयर भी हमारे रस्टिंग नहीं थी और इस साल तो खैर ऐसे भी नहीं होगी। बहुत अच्छा वेदर चल रहा है। रॉयल काफी लेट है, मगर जो हम फ्रूट सेटिंग देख रहे हैं वो बहुत ही शानदार है। देखिए कितनी साफ सुथरी पियर है, कहीं भी रस्टिंग नहीं। जिसके रस्टिंग आनी होगी वो अभी दिख गई होगी आपको, अगर आप ढंग से देखेंगे बगीचों में जाके। ये देखिए फूल के साथ ही पीजीआर की बड़ी अलग ही खूबी है। पिछले 10-12 साल से यूज कर रहे हैं हम, तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी हमारी पियर में भी हमने देखी अपने। ये देखिए कितना बड़ा फ्रूट हो चुका है। जो थोड़ा अर्ली फ्लावर था, ये देखिए फूल के साथ ही चूस लिया गया है, पेटल को ही चूस लिया है फ्रूट ने। और आप देखेंगे जो पंचमुखी सेब होते हैं वो पैरेलल जाते हैं और ऊपर से वो बंद नहीं होने देता। जो गोल सेब बनते हैं वो इस वजह से कि ऊपर का जो भाग होता है वो अंदर की ओर धंस जाता है। और पीजीआर करने के बाद आप देखेंगे इसका मुंह खुला रहता है, ये मुंह को बंद नहीं होने देता है, जिस वजह से सेब लंबोतरा बनता है, जिसको हम लॉन्गेटेड फ्रूट कहते हैं। ये सीलिंग के ऊपर है, आप देखेंगे कितनी अच्छी क्रॉप आई है। ये देखिए, ये वर्टिकल एक्सेस में सारी प्रैक्टिस है। अगर आप प्लांट्स को देखेंगे, ये देखिए पूरी कैनोपी डेवलप हुई है इसकी। जितने भी मेरे नए प्लांट्स हैं वो सारे सिंगल लीडर सिस्टम के ऊपर है। और इस साल जो मैं पीजीआर का इफेक्ट देख रहा हूं अपने प्लांट के ऊपर, वो अगर मैं फ्रूट की बात करूं तो मुझे लगता है कि 90% फ्रूट लॉन्गेशन में है, 90, और जो कि काफी ज्यादा नंबर्स है। अगर हमारे 50-60% भी हम कवर कर पाते हैं
तो वो भी बहुत होते हैं। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात फ्रूट थिनिंग को लेके, तो बागवान साथियों आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप फ्रूट थिनिंग कैसे करते हैं। जो नॉन यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेशन आती है उसमें NAA जो प्लेनोफिक्स होता है उसको अप्लाई किया जाता है। और लगभग ये जो केमिकल थिनिंग आती है आप मैक्सेल से करते हैं, कुछ लोग अब कार्बरिल का जो कि है तो बैंड है इंडिया में, उसको भी अप्लाई करें। तो जब आपके 12 mm से 20 mm के बीच फ्रूट होता है उस वक्त आपको फ्रूट थिनिंग कर देनी चाहिए। और जैसे हमारी ये वाली स्थिति है तो इसमें हम अपने जो फ्रूट थिनिंग लेबर को यूज करते हैं या केमिकल थिनिंग भी करेंगे, हम दोनों ही करेंगे, केमिकल भी और फ्रूट थिनिंग भी, तो उसको हम मैनुअली कटवा देंगे। और उसमें हम डायरेक्ट ही, मुझे लगता है कि अभी भी बहुत सही समय है, कई लोग फ्लावर ही थिनिंग कर देते हैं शुरू में ही, मगर इतना मैनेज हो नहीं पाता हमारे से, तो इसीलिए हमें देखना पड़ेगा कि हम फ्रूट थिनिंग की ओर जाए। जिनके भी हैवी क्रॉप है कृपया करके आप फ्रूट थिनिंग पे ध्यान दें, अदरवाइज आपके नेक्स्ट ईयर की क्रॉप नहीं आएगी। अगर आप यहाँ देखेंगे तो जब भी आप फ्रूट थिनिंग करें कभी भी इसको नीचे से ना तोड़े। कई लोग यहाँ से इसको ऐसे करके तोड़ देंगे, ऐसे करके, तो कभी भी इसको टहनी को ऐसे ना तोड़े, जो फ्रूट का ऊपर वाला भाग है उसको तोड़े और डंडी को यही रहने दे। तो इस डंडी से क्या होगा, अगर आप नीचे से तोड़ेंगे तो यहाँ घाव पड़ेगा और यहाँ फंगस अटैक करेगी यहाँ पर, तो ये कहीं ना कहीं बीमे को भी डैमेज करता है। तो इसीलिए ऊपर से तोड़ेंगे तो धीरे धीरे सूख के ये ऑटोमेटिकली झड़ जाएगी। आपको इस बात का विशेष ध्यान। और इसके साथ साथ आप देखेंगे तो अभी यहाँ पर फ्रूट लगा था, इसके साथ एक बीमा बनना शुरू हो गया, अभी एक नई कोम्पल आनी शुरू होगी। ये आपका नेक्स्ट ईयर का बड बनेगा यहाँ पे। ये मैच्योर तब होगा अगर आपके यहाँ पर हैवी क्रॉप नहीं होगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जिब्रेलिक एसिड जो G3 है वो फलों के बीज के अंदर पाया जाता है, तो जितने ज्यादा फल होंगे उतना ज्यादा GA3 बनेगा। तो GA3 नेक्स्ट ईयर का जो ये बड है इसको डेवलप नहीं होने देता मैच्योरिटी के लिए, इसीलिए इसको तादाद को हम कम करेंगे, क्योंकि एक फ्रूट में कम बीज होगा तो कम GA3 बनेगा। तो जिब्रेलिक एसिड GA3 बड़ा ही घातक भी होता है हमारे लिए एक तरह से, और जो GA4 GA7 है वो काउंटर करता है GA3 को, और ये जो रिटर्न ब्लूम है जिसमें बीमा बनना है इसको आने के लिए प्रोत्साहित करता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि बहुत सारे लोग बोलते हैं साइज साइज साइज, तो जो साइज है वो साइज कैसे आता है, जो ये पत्तियां आपको दिख रही है लीव्स, एक रेड डिलीशियस लाल सेब के लिए कम से कम 70 से 75 पत्तियां होनी चाहिए भोजन बनाने के लिए, तभी आपका फ्रूट साइज और फ्रूट क्वालिटी पैदा बनेगी। तो आपको ये ध्यान रखना कि कितना फ्रूट थिन करना है। अगर मैं इस टहनी को यहां से लेकर यहां तक जोड़ूंगा तो लगभग इसमें, अगर मैं एक टहनी है इतनी पतली सी, बिल्कुल अंगूठी के बराबर है मेरी, लगभग इसमें 30 बीमा है, और 30 बीमे में एवरेजन 3 से 4 दाने सेट हुए। तो आप सोचिए कि कितने नंबर्स में फ्रूट इसमें लगे हैं। तो अगर हमें इसमें फ्रूट रखने हैं तो मुझे लगता है कि हम तो इसमें 5-6 ही फ्रूट रखेंगे, हाईएस्ट 7-8 ही रखेंगे, वैसे 5-6 में हो जाएगा। तो इतना ज्यादा आपको फ्रूट थिनिंग करनी पड़ेगी। जब आप इस फ्रूट थिनिंग को करेंगे तो एक फ्रूट के पीछे जो ये पत्तियों की तादाद है ये ज्यादा आएगी। अगर पत्तियां कम होगी, सेब ज्यादा होगी तो साइज नहीं आएगा, बिल्कुल छोटा छोटा सा इतना इतना सा सेब रहेगा, जिसको हम 7 लेयर बोलते हैं। ये देखिए, तो आपको पत्तियों का नंबर्स भी मेंटेन करने, सिर्फ सेब ही नहीं लेने हैं, इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि हमारे कितने लीव्स पर फ्रूट रहेंगे। तो इस बात का भी आप लोग विशेष ध्यान रखें। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज, एक अब माइट का सर्कल भी काफी पहले चल पड़ा है, जिन्होंने HMO की है 4 लीटर वाली, अभी आजकल नहीं दिखेगा। तो इसके बाद पीनट साइज पर आप अब जो डालेंगे वो आप HMO डालेंगे, हॉर्टिकल्चर मिनरल ऑयल, और एक मेरी अपनी प्रैक्टिस है उसके बीच मैडन डालने की। तो आप मैडन को
HMO के साथ मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं अगर आपके बगीचों में माइट की समस्या ज़्यादा रहती है। तभी मैं बोलता हूँ कि माइट जैसे कीड़ों को अगर कंट्रोल करना है, इंसेक्ट पेस्ट को, तो हमें इंसेक्टिसाइड को अवॉइड करना पड़ेगा। और जो प्रीडिटर है हमारे, जिसको हम पहाड़ी भाषा में तोता मामा के नाम से आप जानते हैं, और भी बहुत सारे प्रीडिटर्स है हमारे इंडस्ट्री में, तो उन सबको बचाना हमारा फर्ज है। क्योंकि केमिकल से आप किसी भी कीड़े को एक हद तक तो कंट्रोल करेंगे, उसके बाद वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। इसीलिए इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखें, इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कम से कम करें, जब बहुत मजबूरी हो तभी करें। हाँ, हमारा पीयर में एक बहुत बड़ी मजबूरी है, क्योंकि जो हमारा बायो कंट्रोल है, जो मैंने भी देखा इस पे पीयर में, वो इतना कारगर नहीं रहता हमारे लिए। तो इसीलिए जैसे नौनी की रिकमेंडेशन में रोगर बहुत अच्छा वो आता है, जिससे हमारे प्रेडेटर उसका अप्लाई कर सकते। और अगर बहुत मजबूरी हो तभी आप स्प्रे करें। तो बागवान साथियों, आपने देखा कि किस प्रकार श्रीमान डिम्पल पांचटा जी ने हमारे साथ अपने अनुभवों को साझा किया और हमारा ध्यान बागवानी के विभिन्न पहलुओं की तरफ आकर्षित किया और हमें बहुत कुछ सिखाया। आशा है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबाकर ऑल पर प्रेस करें। इससे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको लगातार समय पर मिलती रहेगी। हम समय समय पर बागवानी से संबंधित वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।